नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना चौथा प्रैक्टिस सेट है देखेंगे। ये चौथा प्रैक्टिस सेट आने में काफ़ी देर हो गई, 10-11 दिन हो गए हैं। लेकिन देर में आने का कारण ये है कि इसमें प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क है। इस तरह के टॉपिक दिए गए हैं कि ऐसे क्वेश्चन ढूंढना जो टॉपिक से रिलेटेड हो और मतलब ऐसे क्वेश्चन न आपको दिए जाएं जो आपके काम के ना हो, बहुत मुश्किल है। आप खुद किसी टॉपिक को ले लीजिए और अपने हिसाब से बनाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए कि कुछ क्वेश्चन बनाइए, तो समझ में आएगा आपको कितना मुश्किल है इसमें क्वेश्चन बनाना। तो मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन का चौथा प्रैक्टिस सेट ये आपका बनाया है। इसमें आपके मैं ऑप्शन कराऊँगा और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं मैंने जो वीडियो बनाए हैं उन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में कितने पोषण स्तर होते हैं? इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 3 या 4 होते हैं पोषण स्तर। पोषण स्तर को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल और खाद्य श्रृंखला को इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थिर होता है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम पूछ रहा है, तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो डी, जो 1 होता है ना वो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य में वन प्रमाणन लागू है? फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है वो इंडिया के किस स्टेट में लागू है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में तेंदू की पत्तियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है वो है बी, मध्य प्रदेश। जो तेंदू की पत्तियां हैं ना, इनका प्रयोग बीड़ी बनाने में होता है। बीड़ी में मसाला जिसमें वो तंबाकू जिसमें भरी रहती है, उसके बाद ऊपर से उसको धागा से बांध दिया जाता है। वो एक पत्ती होती है, वो तेंदू की पत्ती होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है देवदार, पॉपुलर, बांस और महोगनी। तो जो सी ऑप्शन है बांस, वो आपका मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में शामिल नहीं है। इसीलिए इसको गवर्नमेंट ने मतलब वृक्ष की श्रेणी से भी हटा दिया है, जिससे कि लोग इसकी खेती कर सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। एक्चुअल में जो बांस है वो एक घास का टाइप है और वो एक पेड़ की तरह बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, वन उपज को भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा के द्वारा परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपके धारा 2 की सब धारा है पहली, या धारा 3 की उपधारा पहली, या धारा 4 की उपधारा से दूसरी, या धारा 2 की उपधारा 4। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो वन उपज है उसको भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2 की उपधारा 4 में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वन आपदा के अंतर्गत टेम्पेस्ट शब्द यूज किया जाता है। इसका वैसे हिंदी तो तूफान दिया, लेकिन देखिए आगे आपको समझ में आएगा। इसके अंतर्गत बोल रहा है कौन कौन सी आपदाएं शामिल हैं। ऑप्शन है आपके हरिकेन, टाइफून, टोर्नेडो या उपरोक्त सभी। तो जो डी ऑप्शन है इसका वो सही है। टेम्पेस्ट के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, हरिकेन, टाइफून और टोर्नेडो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जंगल की आग से प्रभावित सर्वाधिक क्षेत्र किस महाद्वीप में शामिल है? फॉरेस्ट फायर्स हैं वो उससे जो अफेक्टेड एरिया है वो किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन है आपके अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें जो फॉरेस्ट फायर है उससे अफेक्टेड एरिया सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का मानचित्रण किस योजना से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये लेखपाल के सिलेबस में भी योजनाएं जो दी गई थी उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना थी ये।
ऑप्शन है आपके प्रयास, भूस्वामी, स्वामित्व या परिवेश। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, स्वामित्व। स्वामित्व योजना है ना, उसमें ड्रोन टेक्निक का यूज करके ग्रामीण एरिया की जो भूमि है ना उसका नक्शा बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन में निवास करने वाली जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को भूमि संबंधित कितने अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 4 अधिकार दिए गए हैं। आपका जो लेक्चर दिया गया है इस टॉपिक से संबंधित उसमें मैंने ये बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हर मोड़ पर पेड़ टैगलाइन के साथ जो अभियान शुरू किया गया था वह किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, वनीकरण, कृषि वानिकी या इनमें से कोई नहीं। तो जो हर मोड़ पर पेड़ अभियान है ना, ये एक अभियान शुरू किया गया था, उसकी टैगलाइन थी और वो कृषि वानिकी से संबंधित था। तो 11 का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है? वनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। CO2 के स्तर को कम करना, मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाना, मरुस्थलीकरण को रोकना या उपरोक्त सभी। तो जो वनीकरण है ना इसका उद्देश्य जो है ना ये सभी हैं। तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो गया। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे क्योंकि ये पेपर है ना, इसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन तो आराम से पूछ सकते हो, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है ना वो बनाना काफ़ी टफ है। किस तरह के क्वेश्चन रखे जाएंगे तो ये आप समझ लीजिए कि आप अपना मटेरियल है ना उतना आप दायरा बना लीजिए कि हमको इतना पढ़ना है, उसको आप बार बार पढ़िए। अपने आप क्वेश्चन जो भी बनाए वो आप उसको सॉल्व कर लोगे। और सभी के लिए ये लागू हो रहा है क्योंकि सभी लोग पहली बार ये पेपर हो रहा है, तो सभी लोग के लिए नया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन जल द्वारा मृदा अपरदन में शामिल नहीं है? ऑप्शन है आपके परत अपरदन, नालिका अपरदन, अवसादन या नदी तट अपरदन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि जो अवसादन है ना वो जल द्वारा मृदा का अपरदन नहीं है, ये वायु द्वारा मृदा अपरदन में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। अभी उसका नाम गुरुग्राम हो गया है। तो इसमें जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है वो पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 114। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 2005, 2008, 2010 या 2012। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2008। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एजेंडा 21 को किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था? ऑप्शन है स्टॉकहोम सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन या मॉन्ट्रियल सम्मेलन। तो जो एजेंडा 21 है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, सतत विकास लक्ष्य। और ये जो एजेंडा 21 है ये रियो सम्मेलन से संबंधित है। तो 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1982, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। तो इसमें से बोल रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो पहला है ना वो सही सुमेलित नहीं है। जो वन संरक्षण अधिनियम है वो 1982 का नहीं, 1980 का है। बाकी जो तीनों है वो सही है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बोल रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है? वन महोत्सव का आयोजन पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1980, 1950 और 1952। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, 1950 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला? पहले राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट कमीशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है के एम मुंशी, बी एन कृपाल, भूपिंदर नाथ कृपाल, या चौथा है BC पटेल। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, पहले राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष BN कृपाल थे। जो ऑप्शन सी दिया गया है भूपिंदर नाथ कृपाल, वो अभी राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, करंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को कितने भागों में बांटा गया है? जो राष्ट्रीय वन नीति है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, उसके अनुसार वनों को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 4, 6, 8 या 5। सही ऑप्शन है वो है ए, 4 भागों में बांटा गया है वनों को राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है? सामान्यतः राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों की सीमा के बाहर के कितने किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र मतलब इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर वो है डी, 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है, बाहर के एरिया की बात हो रही है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर के जो एरिया होता है वो 10 किलोमीटर के एरिया को इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो गया 21 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को किस अधिनियम के तहत घोषित किया जाता है? जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं वो किस एक्ट के तहत उनको डिक्लेयर किया जाता है? आपके ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय वन अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या राष्ट्रीय वन नीति। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का है उसके तहत जो इको सेंसिटिव जोन्स हैं उनको घोषित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? कृषि वानिकी है, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं वनों में खेती करना, जो फॉरेस्ट है ना उसमें खेती करना, दूसरा है वनों को काटकर खेती करना, तीसरा है खेती की भूमि पर वन लगाना, या चौथा है कृषि और वनों को साथ में उगाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कौन से हैं? मानस राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन इसका सही है बी, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क्स आपके जो हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है, उनसे रिलेटेड जो और चीज़ें हैं जैसे ये तितली उद्यान है ना वो इसी से रिलेटेड है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनसे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। और मतलब हो सकता है केवल नेशनल पार्क से ही 2 क्वेश्चन पूछ दे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? ISFR रिपोर्ट 2021 मतलब जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2 साल में जो जारी होती है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो वन क्षेत्र में बोल रहा है 2019 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? 2021 की रिपोर्ट जो है उसमें 19 की तुलना में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? ऑप्शन है आपके 721 वर्ग किलोमीटर, 1540 वर्ग किलोमीटर, 2261 किलोमीटर या 2536 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। यहाँ पे वन क्षेत्र की बात कर रहा है तो इसका जो सही आंसर है वो तो हो गया बी, 1540 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई। यदि वृक्षावरण में बोलेगा तो 721 वर्ग किलोमीटर, यदि वृक्षावरण और वनावरण दोनों का जोड़ देगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2261 वर्ग किलोमीटर। तीनों ये नंबर बिल्कुल डिट्टो याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पक्के टाइगर रिजर्व है ना यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और
राजस्थान, तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? वर्ष 2017 की गणना के अनुसार देश में हाथियों की संख्या है। तो हाथी जो है ना, ये भी हाथियों की संख्या भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एलिफेंट पार्क्स और बर्ड सेंचुरीज भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट दी गई हैं, तो ऐसे ये क्वेश्चन भी आने के पूरे चांस हैं। और 2017 में ही पिछली बार जो गणना हुई थी हाथियों की। ऑप्शन है आपके 27,312, 25,302, 24,805 और 26,706। तो सही ऑप्शन जो है इसका 27 का वो है ए, 27,312। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? गलत पूछ रहा है। तो ये जो चारों दिए गए हैं ये पश्चिमी बिहार हैं, जो उत्तर प्रदेश में उनकी सूची दी गई है, जिस मतलब सभी उत्तर प्रदेश के हैं। और बोल रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। समान पश्चिमी बिहार, मैनपुरी, ये तो सही है। बखिरा पश्चिमी बिहार, संत कबीर नगर, ये भी सही है। विजय सागर पश्चिमी बिहार, इटावा, ये इटावा में नहीं है, ये है महोबा में। तो बोल रहा है कौन सा गलत है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। और जो सेखा पश्चिमी बिहार है वो अलीगढ़ में है। मैंने उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी बिहार है उनकी एक लिस्ट अलग से लिखाई है, 14 है इस समय, और आप इस पे जो वीडियो बना उस पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एरिया वाइज पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन है आपके बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। इसका ऑप्शन सही है सी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहाँ पे है, और लद्दाख का एकमात्र नेशनल पार्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या बोल रहा है? FAO के अनुसार किसी वन क्षेत्र के लिए जरूरी दशाएं क्या हैं? मतलब जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO का फुल फॉर्म, ये वन क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो बोल रहा है कि कोई क्षेत्र वन क्षेत्र है, उसके लिए क्या दशाएं होनी चाहिए, कंडीशंस। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। कम से कम 10% वृक्षावरण, कम से कम 10% वृक्षावरण व 0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल। तीसरा 10% वृक्षावरण व 5 हेक्टेयर क्षेत्र। और चौथा ऑप्शन है 10% वृक्षावरण और 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। FAO ने वन क्षेत्र के लिए कंडीशन जो डिसाइड की है कि कोई जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र तभी हो सकता है जब उसमें जो वृक्षावरण है वो कम से कम 10% हो और उसका एरिया जो है वो कम से कम 0.5 हेक्टेयर से अधिक हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? अभिलिखित वन क्षेत्र मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को। एक तो है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया मतलब आरक्षित वन क्षेत्र, तो दूसरा प्रोटेक्टेड मतलब संरक्षित वन क्षेत्र, और तीसरा है अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया। इस पे वीडियो जो बना है रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरिया, उस पर आप जाके ये देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? आरक्षित वनों में निषिद्ध कार्य मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनमें जो प्रोहिबिटेड वर्क हैं वो भारतीय वन अधिनियम 1927 की किस धारा में निहित हैं? मतलब किस धारा के द्वारा ये बताया गया है कि आरक्षित वनों में कौन कौन से कार्य निषिद्ध हैं? ऑप्शन है धारा 4, धारा 25, धारा 26 या धारा 30। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, धारा 26 में बताया गया है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों, इको सेंसिटिव जोन पे फिर से क्वेश्चन आ गया। बोला निम्न इको सेंसिटिव जोन्स में निम्न में से कौन सी गतिविधियां निषिद्ध हैं? ऑप्शन है आपके वाणिज्यिक खनन मतलब कॉमर्शियल माइनिंग, आरा मशीनें, और तीसरा लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बोला कौन सी निषिद्ध हैं? तो ये जो तीनों गतिविधियां इस निषिद्ध में आती हैं तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का कार्यान्वयन समय है। जो थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है उसका टाइम पीरियड क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 2017 से 2031, 2015 से 2031, 2017 से 2030 या 2018 से 2030। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2017 से 2031। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? तीसरी वन्य जीव कार्य योजना को कितने विषयों में बांटा गया है? अब जो थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है उसमें कितने थीम्स, विषय या थीम है ना, तो उसको कितनी थीम्स में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन है 16, 17, 18 या 19। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है उसको 17 थीम्स में डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? गोवा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन है वाल्मीकि, वेतला, मोलेम या हेमिस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो मोलेम नेशनल पार्क है वो गोवा का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसमें जो वाल्मीकि दिया गया है ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, जो बेतला है वो झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रकार नहीं है? इकोलॉजिकल पिरामिड का प्रकार बोल रहा है, इन चार में से कौन नहीं है? ऑप्शन है क्षेत्रफल का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड या ऊर्जा का पिरामिड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, क्षेत्रफल का पिरामिड नहीं होता है, बाकी तीनों के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972 का, बोल रहा है उसमें कितने अध्याय और धाराएं हैं? ऑप्शन है आपका 7 अध्याय व 66 धाराएं। अगला ऑप्शन है 7 अध्याय व 60 धाराएं। तीसरा ऑप्शन है 8 अध्याय व 66 धाराएं या चौथा ऑप्शन है 8 अध्याय व 60 धाराएं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसमें 7 अध्याय और 66 धाराएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? निम्न में से किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभिनिर्धारित नहीं किया गया है? कहने का मतलब है कि जो केंद्र सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इन 4 उद्योगों में से किसको प्रदूषणकारी अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में नहीं डिक्लेयर किया है? ऑप्शन है आपके लुगदी कागज, चीनी, चाय या उर्वरक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चाय। कोशिश कीजिए पहले आप खुद से ऑप्शन आंसर दीजिए, उसके बाद जो करेक्ट आंसर है उससे मैच कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? गैस समूह की बात हो रही है यहाँ पे, 2-2 के ग्रुप में गैसें दी हैं, बोला योगदान देता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ना है आपको फिर आंसर करना है। ऑप्शन देखते हैं अमोनिया तथा ओजोन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो आपको दोनों गैसों को ऐसे ग्रुप देखना है जिसमें दोनों गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो ऑप्शन सही है डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? ग्रीन मफलर संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पिछली कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन ग्रीन मफलर नाम से।
तो अब बस आपको इतना समझना है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका मृदा प्रदूषण से संबंधित है, या वायु प्रदूषण से, या ध्वनि प्रदूषण से, या जल प्रदूषण से। तो जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं। जैव अपघटनीय मतलब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इनमें से कौन है। ऑप्शन है आपके सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या पॉलीथीन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो सीवेज है ना घरों से निकलता है वो बायोडिग्रेडेबल है, बाकी ये तीनों नहीं है, एस्बेस्टस, प्लास्टिक और पॉलीथीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, ये जो पॉल्यूटेंट है ना, इसका मेन सोर्स पूछ रहा है, मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है आपका सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, या ऑटोमोबाइल, या तेल रिफाइनरी, या ताप विद्युत यंत्र मतलब थर्मो इलेक्ट्रिक यंत्र को क्या बोलेंगे, थर्मो इलेक्ट्रिक, अभी यंत्र को क्या बोलेंगे, यंत्र की मुझे इंग्लिश अभी याद नहीं आ रही, लेकिन इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए, सड़ते हुए वनस्पति और जो पशु पदार्थ हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना वो इसके मुख्य स्रोत में आते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन देखते हैं। अप्पिको आंदोलन, पांडुरंग हेगड़े, चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद भट्ट, ग्रीन बेल्ट आंदोलन, वंगारी मथाई, या डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब इन चौथे का मतलब है कि इन जो 3 दिए गए इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी है, ये तीनों सही सुमेलित हैं। जो अप्पिको आंदोलन है ना, ये कर्नाटक पे बेस्ड था और इसको जो लीड किया था वो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। जो चिपको आंदोलन है इसके बारे में सुना ही होगा, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा का नाम ज़्यादा फेमस है, लेकिन जो चंडी प्रसाद भट्ट है ना उनसे पहले इनका नाम आता है, बाद में लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। और जो ग्रीन बेल्ट आंदोलन है वो केन्या से बिलोंग करता है, मतलब केन्या जो देश है ना अफ्रीका में वहाँ पे, तो ग्रीन बेल्ट आंदोलन को लीड किया था वंगारी मथाई ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन रियो +10 कहाँ हुई थी। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो रियो +10 कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन है आपके दावोस, स्टॉकहोम, जोहान्सबर्ग और क्योटो। तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में, सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। वृक्ष मानव मतलब मैन ऑफ ट्रीज। ऑप्शन है आपके बाबा आमटे, चंदी प्रसाद भट्ट, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर, या सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये सही ऑप्शन है इसका सी, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर जो है ना उनको मैन ऑफ द ट्रीज कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। जो सोशल फॉरेस्ट्री है ना उसमें एक मल्टीपर्पज जो ट्री के रूप में किसको यूज किया जाता है। ऑप्शन है आपके शीशम, डाक, यूकेलिप्टस और खेजरी। तो जो शीशम है ना, जो यदि आप जानते होंगे तो यूकेलिप्टस को तो कैसे भी नहीं हो, क्योंकि इसको तो इकोलॉजिकल टेरेस्ट बोलते हैं। शीशम की लकड़ी का प्रयोग है। मल्टीपर्पज का मतलब उसके पत्ते भी, छाल भी, इस तरह से कई सारे, ये फल फूल तो इसमें होते नहीं हैं शीशम के काम के, केवल लकड़ी होती है, तो मल्टीपर्पज नहीं होगा। बता डाक और खेजरी। तो जो डी ऑप्शन है ना ये सही है, खेजरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप। वैश्विक ऊष्मन मतलब ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं वैश्विक ऊष्मन। तो बोल रहा है वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और
प्रचंडता बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपके चक्रवात, केवल तूफान, केवल बवंडर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, डी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चक्रवातों की जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता और प्रचंडता का मतलब फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP की बात हो रही है, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा है जर्मन वॉच, तीसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन IMO, इंटरनेशनल मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा है विश्व बैंक। तो ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्या बोल रहा है? भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अब मुझे समझ में आ रहा है जब मैं पूरे 50 क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि मैं शुरुआत में ये क्वेश्चन रखा था और ये एक दिन में तो बनाया नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर ए, 2008 में भारत की जो जलवायु परिवर्तन पर जो पहली राष्ट्रीय क्रिया योजना है वो 2008 में प्रकाशित हुई थी। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। मैंने अपने हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश की है। अभी 19,200 लोग कंपटीशन में हैं। बस आपको जिसने मतलब ये समझ लिया कि आपका सिलेबस के आधार पे आपके लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा है, तो वही बाजी मार ले जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।